1930 की सर्दियों का मौसम था। भारत की तमिल फैमिली में जन्मा एक लड़का जहाज में बैठकर इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की ट्रिनिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा था। भारत से वहां जाने के लिए तब दरियाई मार्ग उपलब्ध था। इस लड़के के पिता उस वक्त अखंड भारत के लाहौर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में डेप्यूटी ऑडिटर जनरल थे। इसलिए स्वाभाविक है कि पिता का यही मन था कि उनका बेटा सरकारी नौकरी पाले। पर पुत्र तो फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक वैज्ञानिक बनने के ख्वाब देख रहा था। और ये ख्वाब स्वाभाविक भी थे, क्योंकि भौतिक वैज्ञानिक बनने का प्रेरणा स्रोत उस लड़के के परिवार में ही मौजूद था, और वो थे उसके चाचा। और इस लड़के के चाचा थे नोबेल प्राइज विनर सर सीवी रामन। चाचा जी के नक्शे कदम पर चलते हुए इस युवान ने भारत सरकार की विदेशी उच्च अभ्यास के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप भी पा ली थी। और देश को छोड़कर विदेश में उच्च अभ्यास के लिए जाने वाले उस लड़के का नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। दोस्तों, हमारे देश भारत के अब तक के इतिहास में सिर्फ 2 ही इंसान ऐसे हुए हैं जो भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज लेकर आए हैं, और ये दोनों ही व्यक्ति, ये दोनों चाचा भतीजा थे, सर सीवी रमन और सर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। अब दोस्तों, बात को आगे बढ़ाएं तो दरियाई मार्ग से भारत से यूरोप जाने के लिए उस वक्त करीब 1.5 महीना लग जाता था। और दरियाई मौजों के साथ आगे बढ़ रही नाव में समंदर और आकाश के बीच सिर्फ दूर दूर तक क्षितिज ही दिखाई देती है, और वहां पर सोचने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जीनियस सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने उस फ्री टाइम को यूटिलाइज करने की सोची, यानी कि कुछ नया करने की, और उनका दिमाग फिजिक्स के समीकरणों में घूमने लगा। वो सोचने लगे कि सूरज जैसे तारे और उससे भी बड़े रेड जायंट तारे जब अंत समय में होते हैं तब अपनी सारी ऊर्जा को गंवाकर ये तारे संकुचित होकर बुझ जाते हैं। पर ये कॉम्प्रेशन, ये संकुचन असीमित नहीं होता है। एक लिमिट पर आने के बाद ये संकुचन स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, और ये विराट तारा एक व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। लेकिन इस युवान के मन में सवाल ये आया कि अगर कोई तारा हमारे सूरज से बहुत बड़ा हो, उससे 15, 20 या 40 गुना ज्यादा मैसिव हो, तो क्या उसका संकुचन अंततः व्हाइट डॉर्फ बनकर अटक जाएगा, या फिर वो तारा और संकुचित होगा और कॉम्प्रेस होगा? इन सभी सवालों पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कैलकुलेशंस करना शुरू कर दिया, और गणित के एक के ऊपर एक समीकरण बनते गए, और जवाब मिला, हाँ, सूरज से ज्यादा मैसिव तारे और ज्यादा संकुचित हो गए। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हुआ कि इस और ज्यादा संकुचन का अर्थ क्या होना चाहिए? क्या इसकी कोई लिमिट है जहां आकर वो संकुचन रुक जाए? कि या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि यह संकुचन लिमिटलेस यानी कि इंफिनिटी तक जारी रहेगा? चंद्रशेखर तो कागज और पेन लेकर बैठ गए, और उनके दिमाग के ये विचार कागज पर समीकरणों के रूप में छपते रहे। शायद उनका मूड बहुत अच्छा होगा और समय भी अच्छा होगा, इसलिए सारे समीकरण सुव्यवस्थित वे में आगे बढ़ते रहे। और इसके बाद जन्म हुआ चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज दिलाने वाली और भौतिक विज्ञान में खड़बड़ाहट मचा देने वाली एक प्रख्यात थियरी का, जिस थियरी को कहा जाता है चंद्रशेखर लिमिट। इस चंद्रशेखर लिमिट के अनुसार हमारे सूरज के मास से 1.4 गुना मैसिव या उससे कम मैसिव तारा अपनी ऊर्जा खत्म करने के बाद व्हाइट डॉर्फ बनता है, और व्हाइट डॉर्फ बनने के बाद उस तारे का संकुचन अटक जाता है। लेकिन हमारे सूरज से 1.5 गुना या उससे ज्यादा मैसिव तारे व्हाइट डॉर्फ नहीं बनते हैं, क्योंकि ऐसे तारों का अपनी ऊर्जा को गवा देने के बाद भी संकोचन अटकता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी ऐसे तारों के न्यूक्लियर फोर्स पर हावी हो जाती है, और ऐसे में तारे के एटम्स खुद को स्टेबल नहीं रख पाते हैं, जिस वजह से एटम्स के अंदर न्यूक्लियस के आसपास भ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अब भ्रमण नहीं कर पाते, और न्यूक्लियस का पतन होता है। और ऐसे में विद्युत भार रहित तटस्थ न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। मतलब कि उस संकुचित होने वाले स्टार को ग्रेविटी ऐसी अवस्था में पहुंचा देती है जहां पर सिर्फ न्यूट्रॉन्स ही न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं।
यहाँ पर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स खुद का स्वतंत्र अस्तित्व बरकरार नहीं रख पाते हैं और अंततः सूरज से भी विशाल कोई तारा अतिशय कॉम्प्रेस होके आखिरकार कुछ किलोमीटर के ही डायामीटर का बच जाता है और इस छोटे से लघु ग्रह के समान इस तारे के रॉ मटेरियल में सिर्फ न्यूट्रॉन ही बच जाता है और इसीलिए ऐसे स्टार को न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। ऐसे न्यूट्रॉन स्टार प्लस के रूप में विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी छोड़ते हैं और इसलिए उसे पल्सार भी कहते हैं। और ऐसे न्यूट्रॉन स्टार में से आप सिर्फ एक चम्मच मटेरियल वहां से निकालो तो इस चम्मच में आए मटेरियल का भार पृथ्वी पर बसने वाले सभी मनुष्य के वजन से भी ज्यादा होगा। ये एक जबरदस्त माया है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने इंग्लैंड जाते वक्त उस जहाज में इस माया को खोज निकाला था और उसके लिए उन्हें भौतिक शास्त्र में नोबेल प्राइज भी मिला था। बहरहाल दोस्तों, मूल सवाल तो अभी भी वही का वही खड़ा है। न्यूट्रॉन स्टार्स में तो न्यूट्रॉन के बंधारण तक आते ही वहां पर उसका कॉम्प्रेशन यानी कि संकुचन अटक जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि किसी तारे का संकुचन न्यूट्रॉन स्टार तक भी ना अटके? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा न्यूट्रॉन स्टार और संकुचित होकर किसी और अवस्था को ही पाले? तो दोस्तों, साल 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जॉर्ज वॉलफेल्ड और हार्टलैंड स्लाइड ने यह बताया कि एक निश्चित लिमिट से ज्यादा मैसिव तारे के किस्से में यह संकुचन नहीं अटकेगा और परिणाम स्वरूप वो तारा अनंत तक संकुचित होगा। मानो के एक बहुत ही विशाल तारा एक छोटे से पॉइंट, एक छोटे से बिंदु जितनी जगह में समा जाता है तो इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहेंगे। हालांकि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के इस रिसर्च पेपर में यह विशाल तारा कितना बड़ा होना चाहिए यानी कि कितना मैसिव होना चाहिए इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, पर गाणितिक रूप से यह साबित किया गया था कि विशाल तारों का संकुचन इन्फिनिटी तक भी अटकेगा नहीं। मतलब कि सिंगुलैरिटी वास्तव में है, यह साबित हो गया था। और ये सिंगुलैरिटी यानी कि ब्लैक होल का केंद्र। बाद में जिसका संकुचन अटके नहीं, ऐसे तारों की डेफिनेशन भी की गई और जो भी तारा हमारे सूरज से 8 गुना या उससे ज्यादा मैसिव होगा, ऐसे तारे इन्फिनिटी तक संकुचित होते रहेंगे और वो ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाएंगे। अब दोस्तों, ब्लैक होल को अंदर से समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इस स्पेस को, इस ब्रह्मांड को, जो 4 आयामों से मिलकर बना है यानी कि 4 डायमेंशन, जिसमें स्पेस के 3 डायमेंशन है, जिसमें गहराई, ऊंचाई और चौड़ाई है और टाइम का 1 डायमेंशन है। और ऐसे चारों डायमेंशंस को मिलकर हमारा ये ब्रह्मांड बनता है। और इस स्पेस, इस यूनिवर्स में जहां पर हमें खालीपन दिखता है, वो दरअसल ये चारों डायमेंशन से मिलकर बनी एक चादर है। और इस चादर में जितना मैसिव ऑब्जेक्ट होगा वो उतना बड़ा गड्ढा बनाएगा और स्पेस टाइम को कर्व करेगा यानी कि स्पेस टाइम में मुड़ाव पैदा करेगा। अब ब्लैक होल की ग्रेविटी इन्फिनेट होती है क्योंकि उसकी सिंगुलैरिटी और सीमित कॉम्प्रेशन के कारण अटकती नहीं है और इसीलिए ब्लैक होल स्पेस टाइम में सबसे बड़ा गड्ढा बनाएगा। और इस गड्ढे के ग्रेविटेशन में जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी अवकाशी पिंड फंसेगा वो उसके अंदर चला जाएगा। ब्लैक होल के केंद्र यानी कि उसकी सिंगुलैरिटी के कुछ हद तक आसपास असीमित ग्रेविटेशन होता है और सिंगुलैरिटी के बाहर जो ग्रेविटी का घेरावा है उस जगह को इवेंट होराइजन कहते हैं। इस इवेंट होराइजन के बाहर के विस्तार में कोई खास खतरा नहीं है क्योंकि वहां पर ग्रेविटी नॉर्मल ही होती है, लेकिन इवेंट होराइजन के अंदर असीमित गुरुत्वाकर्षण होता है। इस इवेंट होराइजन की ग्रेविटी प्रकाश को भी वहां से बाहर नहीं जाने देती और इसीलिए ब्लैक होल के अंदर की ये दुनिया हमेशा के लिए रहस्य रह जाती है। ब्लैक होल के केंद्र में स्पेस टाइम में हुआ ये असीमित कर्वेशन शायद कोई अलग, कोई दूसरी दुनिया में भी निकल सकता है या फिर उसके पार के किसी और व्हाइट डॉर्फ में। अब इसके अंदर गिरने से क्या होगा ये तो कोई ताल ठोक के नहीं बता सकता है। यहां पर दोस्तों अब आपके मन में अल्टीमेटली एक सवाल हो सकता है कि ब्लैक होल एक विशाल तारे का बनता है। अब उस विशाल तारे का एक निश्चित मास होता है, मानो कि सूरज से 10 गुना ज्यादा मैसिव जो तारा है उसका मास सूरज से 10 गुना ज्यादा होगा। अब जब वो कॉम्प्रेस होकर
एक ब्लैक होल बन जाता है तब भी एक छोटे से पॉइंट में ही सही, लेकिन उसका मास तो उतना ही रहता है। तो फिर अब सवाल यह है कि जब वो तारा था तब तो इतनी खतरनाक ग्रेविटी पैदा नहीं करता था, लेकिन ये ब्लैक होल बनते ही वो ग्रेविटी के मामले में इतना राक्षसी क्यों हो जाता है? तो दोस्तों ये बात मैं आपको मैथमेटिकल समीकरणों से समझा सकता हूं, लेकिन इतनी डिटेल में जाएंगे तो ये वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए आपकी बोर्डम को हवाई करते हुए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाता हूं। मान लो कि मई महीने की गर्मियों में आप धूप में जाते हो, तो वो धूप आपको जलाती तो नहीं है, लेकिन धूप के उसी प्रकाश को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से परावर्तित किया जाए तो वो प्रकाश जिस कागज पर गिरेगा वो तुरंत ही जल उठेगा और आपकी स्किन को भी थोड़ी ही देर में जला देगा। और ना सिर्फ गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में भी आप सूरज की किरणों को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास से एक बिंदु में कंप्रेस करके परावर्तित करेंगे तो वो प्रकाश भी कुछ भी जला देगा। अब दोस्तों इतनी गर्मी आई कहां से? तो फ्रेंड्स ये गर्मी कहीं और से नहीं आती है, ऊर्जा तो उतनी ही थी, लेकिन उस बिखरी हुई ऊर्जा को मैग्नीफाइंग ग्लास ने एक बिंदु में केंद्रित करके कंप्रेस कर दिया। ठीक इसी प्रकार बहुत ही विराट तारे की विराट ग्रेविटी विराट जगह में फैली हुई होती है और इसी कारण स्पेस में एक क्यूबिक मीटर के अनुसार ग्रेविटी का बहुत ही कम हिस्सा डिवाइड होता है। लेकिन जब उसी तारे का असीमित संकोचन होकर जब वो ब्लैक होल बनता है तब उसकी एंटायर ग्रेविटी एक बिंदु में स्थित हो जाती है और वो इतनी हो जाती है कि वो स्पेस टाइम को ही मोड़ देती है और परिणाम स्वरूप हमारे फिजिक्स के आम नियम वहां पर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और शुरुआत होती है ब्रह्मांड की एक विशाल राक्षसी माया की। और इस माया के अंदर क्या है, उसकी भीतरी दुनिया कैसी है, इसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए द नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं और लाइफ और मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे दूसरे चैनल द गोसाई को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।